गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ब्रेन कैंसर्स डिस्कस करेंगे। बेटर अगर हम लोग कहें यहाँ पे मासेस को डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स की। कितने लोगों ने ब्रेन ट्यूमर सुना है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी? बताइए। बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स की। आवाज जा रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज मिल रही है? माइक ऑन करके बता सकते हो शायद। यस सर। राइट, तो ब्रेन ट्यूमर्स की बात हो रही है। या मान लो मैंने कह दिया ब्रेन कैंसर, एक लूज टर्म यूज करते हैं। ओके, तो जब ब्रेन ट्यूमर की बात होगी तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मास बनेगा। राइट, जैसे यहाँ पे एक्सेस ग्रोथ होगी। एक्सेस ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। ओके, जैसे मान लो मैं कहता हूँ लिवर कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया, कहीं का भी कैंसर है, तो इसका मतलब वहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। और कैंसर का मतलब ये स्प्रेड करेगा, मेटास्टेसिस करेगा। राइट, आसपास के टिश्यूज में भी और दूर भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को लिवर कैंसर है, तो जो लिवर सेल्स होंगी उनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। ये सेल्स खूब ढेर सारी हो जाएंगी और लिवर में एक बड़ा सा मास बन जाएगा। ओके, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्यूमर। और अगर ये फैल रहा है राइट आसपास के एरिया या दूर, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आपसे ब्रेन की बात करूं तो मेनली ब्रेन किन सेल्स का बना होता है? बताइए। न्यूरॉन्स का बना होता है ना शायद। नर्वस सिस्टम मेनली इट इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। राइट, सुरभि ने आंसर किया है न्यूरॉन्स। वेरी गुड। आप लोग माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं, चैट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं। अब ये बताओ, न्यूरॉन्स तो जैसे मान लो मैंने कह दिया तुम्हारा दिमाग किसी ने निकाल लिया, राइट, या ब्रेन डैमेज हो गया, न्यूरॉन्स रीजनरेट या मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? न्यूरॉन्स तो मल्टीप्लाई करते नहीं, ना ही रीजनरेट करते हैं प्रॉपरली। तो इसका मतलब इनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैसे हो जाएगा? ब्रेन कैंसर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी ही नहीं है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रोमियर नहीं होता। राइट, सेंट्रोमियर। और बिना सेंट्रोमियर के कोई सेल डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्रेन ट्यूमर्स या ब्रेन कैंसर। तो होगा कैसे? अभी तक तो मैं कह रहा था किसी भी सेल का डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन तो नॉर्मल है, तब हम लोग कहते हैं कैंसर है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ब्रेन सेल के पास सेंट्रोमियर ही नहीं है, ब्रेन सेल डिवाइड ही नहीं करते, तो कैंसर कैसे हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे? अब भाई सेल डिवीजन ही नहीं होगा, एक तो मेटास्टेसिस से हो सकता है। वेरी गुड सुरभि, कहीं और का कैंसर ब्रेन पे स्प्रेड हो जाए। लेकिन अगर मैं प्राइमरी ब्रेन कैंसर की बात करूं तो वो कैसे होगा कि ब्रेन का ही कैंसर हो? जैसे मैं कह रहा हूँ किसी को लिवर का कैंसर हो, लिवर का कैंसर फैल गया ब्रेन तक, तो मैंने कह दिया मेटास्टैटिक कैंसर है ये। लेकिन ब्रेन का कैंसर, प्राइमरी ब्रेन का कैंसर कैसे पॉसिबल है? जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। बताओ, ब्रेन का कैंसर कैसे पॉसिबल है? जब ब्रेन सेल्स डिवाइड ही नहीं करते तो इनका कैंसर कैसे होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैसे होगा? आंसर ये है जी। मेटास्टेसिस। आवाज नहीं आ रही सुरभि, फिर से बताइए। आप किसी ने आंसर देने की कोशिश की थी, सुरभि के माइक से आवाज आई थी। तो बताइए बेटा, समझ नहीं पाया आपने क्या बोला। चलो कोई बात नहीं। तो ब्रेन सेल की एक तो मेटास्टेसिस है, वो हो गया बेटा। न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ग्लायल सेल्स कहते हैं। जैसे आप लोग समझते हो न्यूरॉन्स के अराउंड स्वान सेल्स होते हैं। कितने लोगों ने स्वान सेल का नाम सुना है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये दोनों माइलिन शीथ बनाते हैं, तभी न्यूरॉन्स आपके माइलिनेटेड होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं इपेंडाइमोमा होते हैं, इपेंडाइमन सेल्स, इनके कैंसर हो सकते हैं। ब्रेन की कवरिंग भी तो होती है जिसको क्या कहते हैं? मेनिंजीज।
इनका कैंसर भी हो सकता है, मेनिंजियोमा। राइट, इसी तरीके से ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ट्यूमर हो सकता है। ये बताओ, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा भी एक ग्लैंड है, वो कौन सी ग्लैंड है, कौन बताएगा मुझे? देर इज वन मोर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कब से ग्लैंड हो गया बेटा? चलो ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। बहुत बढ़िया सतिंदर, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को भी मैं ग्लैंड मान लेता हूँ, चलो वेरी गुड। पीनियल ग्लैंड, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, राइट। काफी लोगों के चैट सेक्शन में आंसर आए हैं, दैट इज वेरी प्रेजवर्दी। तो ब्रेन ट्यूमर्स में मेनली हम लोग उन सेल से एराइज होने वाली ट्यूमर की बात करेंगे जो सपोर्टिव सेल्स हैं, राइट, ग्लायल सेल्स हैं, राइट, इसीलिए हम लोग इनको कह देते हैं ग्लायोमाज। इसमें अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ट्यूमर आपका एराइज हो रहा है मेनिंजीज से, तो हम लोग क्या कह देंगे? मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा, वैसे मेनिंजीज ग्लायल सेल्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, नाम होता है एस्ट्रोसाइट्स। इनका ट्यूमर होगा तो क्या कहोगे? एस्ट्रोसाइटोमा। इसी तरीके से ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का ट्यूमर होगा तो क्या कहोगे? ऑलिगोडेंड्रोमा। इसी तरीके से स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल के कैंसर को क्या कहोगे? बताओ यार, तुम लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो। स्वानोमा, राइट, इनका कैंसर हो जाएगा तो हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज स्वानोमा। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं सारे कैंसर्स का डिस्कशन करेंगे। अब देखो, ब्रेन सेल में अगर मान लीजिए आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनानी है, तो जैसे बाकी कैंसर की होती है बायोप्सी, बायोप्सी से भी हम लोग स्टेजिंग कर सकते हैं, किस टाइप के सेल्स हैं, कितना ज्यादा चांसेस है वहां पे मेटास्टेसाइज करने का। लेकिन ब्रेन सेल में ग्रेड ऑफ ट्यूमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन ऑफ ट्यूमर। अगर मान लो कोई ट्यूमर है जो सेरिब्रल, जो सीएसएफ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो ये और ज्यादा खतरनाक है, राइट। तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ग्रेड ऑफ ट्यूमर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ ब्रेन की सर्जरी करना टफ है, राइट, क्योंकि न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी को बहुत हाई ग्रेड ट्यूमर है लेकिन बिल्कुल ऊपर है, किसी को कोई लो ग्रेड बिनाइन ट्यूमर है लेकिन बिल्कुल बीचों बीच में है, राइट, जैसे मान लो मैंने कहा पिट्यूटरी का ट्यूमर है, तो ये जो हाई ग्रेड ट्यूमर है ये ज्यादा डेंजरस है कि जो ब्रेन के बीचों बीच लो ग्रेड का ट्यूमर है ये ज्यादा डेंजरस है? किसको डेंजरस ज्यादा मानते हो? ये हाई ग्रेड वाला ट्यूमर कम डेंजरस है, क्योंकि ये बाहर है, सर्जरी करके आप लोग इसको रिमूव कर दोगे। लेकिन ये वाला बीच में फंसा हुआ है, यहाँ तक सर्जरी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट को तुम जिंदा बचा पाओ। ओके। और जैसे मान लो हम लोग कहते हैं किसी को लिवर सेल का कैंसर हो गया, या मान लो मैंने कह दिया किसी को किडनी का कैंसर हो गया। किडनी बॉडी में कितनी होती है? मेरे ख्याल से दो तीन तो होती होंगी, कितनी किडनीज होती हैं? राइट, किडनी शायद दो होती हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने कह दिया इस किडनी का कैंसर हो गया, राइट, तो इसको क्या कर सकते हो? रिमूव कर दो, ये किडनी काम करेगी। इसी तरीके से ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लोग समझते, ये तुम लोग समझते होगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अगर मान लो मैंने कह दिया एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर निकाल दिए, तो जो बचा हुआ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसका काम करेगा कि पेशेंट शहीद हो जाएगा? बताओ। जैसे लीवर आधा निकाल दिए, पेशेंट बच गया, ब्रेन को अगर आधा निकाल दोगे तो ये बताओ बाकी ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा? बाकी ब्रेन उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ब्रेन के हर एक पार्ट्स स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट फंक्शन और स्पेशलिटीज को मैनेज करने के लिए। इसका मतलब ब्रेन निकाल नहीं सकते तुम, ठीक है। ये बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी को आप किडनी डोनेट करते हो, लिवर डोनेट करते हो, ब्रेन भी डोनेट कर सकते हो कि नहीं? ब्रेन डोनेशन क्यों नहीं कर सकते? ब्रेन होगा तब तो डोनेट करोगे बेटा, सबके पास खुद ही इतना कम है, राइट। ब्रेन नहीं डोनेट कर सकते क्योंकि ब्रेन रीजनरेट नहीं करता है, इसका रीजन ये है। अगर मान लो मैं कहूँ कि मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो अक्सर एमआरआई होता है। जब भी आप सॉफ्ट टिश्यू देखते हो तो यहाँ पे क्या करा लेते हो? एमआरआई करा लेते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एमआरआई दिखाऊं, यहाँ पे आप एक मास अप्रिसिएट कर पा रहे हो, राइट, कुछ इस तरीके से।
राइट। इट कैन बी मेनिंजियोमा, मतलब हो सकता है मेनिंजी से अराइज हो रहे हो। तो जो मैं अभी तक बता रहा था आप लोगों को कि ढेर सारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो कैंसर होता है वो इन्हीं सपोर्टिंग सेल्स का होता है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं सपोर्टिंग सेल आपको दिखा दूं न्यूरॉन के अलावा, तो पहले न्यूरॉन दिखा देते हैं फिर सपोर्टिंग सेल दिखा देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे आपके पास ये न्यूरॉन्स हैं, राइट। तो न्यूरॉन से तो कोई कैंसर होता नहीं क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता, राइट। यहाँ पे आप लोग एक न्यूरॉन देख पा रहे होगे, राइट। इसके पास कोई सेंट्रोमियर नहीं है, नो सेंट्रोमियर, तो ये डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस न्यूरॉन के आसपास कुछ ग्लायल सेल्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो तो डिवाइड कर सकते हैं, उनका अनकंट्रोल डिवीजन होगा, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ इनसे कैंसर हो सकता है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको कुछ सेल्स दिखा रहा हूँ, ओके। तो ये आपके न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, राइट, जो ब्रेन सेल न्यूरॉन्स के आसपास होते हैं। जैसे एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स आपके ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, राइट। ट्रिपल बी अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, पेशेंट में ब्लड में कोई भी टॉक्सिन होगा वो ब्रेन तक आराम से पहुंच जाएगा। माइक्रोग्लायल सेल्स आपके फैगोसाइटोसिस करते हैं। स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन करते हैं। सैटेलाइट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इंक्रीज करते हैं। इपेंडाइमल सेल्स वेंट्रिकुलर कैविटी को लाइन करते हैं, राइट। और सीएसएफ का भी सिक्रीशन करते हैं जहाँ पे कोरोइड प्लेक्सेस होता है, ओके। तो इन सेल्स का कैंसर हो सकता है। मान लो मैंने कह दिया इपेंडाइमल सेल्स का कैंसर हो गया, तो हम लोग कह देंगे इपेंडाइमोमा। मैंने कह दिया ओलिगोडेंड्रोसाइट का कैंसर हो गया, ओलिगोडेंड्रोमा, राइट। मैंने कह दिया एस्ट्रोसाइट, सबसे कॉमनली इन्हीं का होता है एस्ट्रोसाइटोमा, ओके। माइक्रोग्लियल का नहीं होता है कैंसर। स्वान सेल्स का हो गया तो हम लोग कह देते हैं स्वानोमा, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो इनके अलावा भी ब्रेन की कवरिंग है जिनको आप लोग मेनिंजीज कहते हो, मेनिंजियोमा। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, कुछ आपके प्रिमिटिव एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं, राइट। जब जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, राइट, न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यूज होते हैं, उनसे भी कैंसर हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा, राइट। एक ट्यूमर होता है जो एट्थ क्रेनियल नर्व का ट्यूमर होता है, इसके स्वान सेल से डिराइव होता है। कौन बताएगा ये कौन सा ट्यूमर होता है? एट्थ क्रेनियल नर्व के ऊपर जो स्वान सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर। वेरी नाइस, स्वानोमा होता है, लेकिन एग्जैक्ट नाम बताओ। स्वानोमा तो हो गया, कहीं पे भी स्वान सेल का होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एकॉस्टिक न्यूरोमा, राइट, एकॉस्टिक न्यूरोमा, क्योंकि एट नर्व से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हियरिंग, फेसियल नर्व, पैल्सी, ये सारी चीजें होंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक में आपको यही बताया अभी तक कि पेशेंट में जो ब्रेन सेल्स हैं वो कैंसर नहीं कर रही हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनके थ्रू कैंसर हो रहा है। तो सबको मैंने म्यूट कर दिया है। मिनिमम हम लोग 1 आवर तक डिस्कस करेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ट्यूमर्स हैं और बहुत बार आप लोग इनको पढ़ते नहीं हो, ओके, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं। तो चलता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे। इतना भी नहीं बताऊंगा कि तुम लोग पढ़ के भूल जाओ चीज़ों को, राइट। ज़्यादातर चीज़ों को याद करो, उस लेवल तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओके। ट्रीटमेंट मेनली यहाँ पे सर्जरी होती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। अगर मेरी आवाज ना जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने मोबाइल ऑन रखा हुआ है, राइट। वी विल टॉक अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स, राइट। अगर यही चीज, ये आपके बिनाइन भी हो सकते हैं, राइट। बिनाइन का मतलब जो स्प्रेड नहीं होंगे आसपास एरिया में। ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं जो आसपास के एरिया में और वहीं पे स्प्रेड हो सकते हैं और दूर भी स्प्रेड हो सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग ब्रॉड टर्म में कैंसर कह देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक मास है, राइट। दिस कैन बी व्हाट, ब्रेन ट्यूमर,
राइट। ब्रेन ट्यूमर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी के ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो वो ट्यूमर ही हो सकता है एब्सेस हो सकता है ट्यूबरकुलोमा हो सकता है हैमरेज हो, समथिंग लाइक दैट, हो सकता है फॉरेन बॉडी हो, कभी गोली लग गई हो पेशेंट को। तो बात करेंगे आज हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स की। जो हम लोगों ने चैट सेक्शन में डिस्कस किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो नर्व सेल से ना एराइज होके नर्व के सपोर्टिंग सेल से एराइज हो रहे हैं, जिनको ग्लायल सेल्स कहते हो। और कुछ स्ट्रक्चर जैसे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, प्रिमिटिव एक्टोडर्मल सेल से, राइट, न्यूरो एक्टोडर्मल सेल से राइज हो सकते हैं, मेनिंजीज से राइज हो सकते हैं, ओके। बट ब्रेन सेल से राइज नहीं होगा, मतलब न्यूरॉन से राइज नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए किन सेल्स का बना होता है, तो हम लोग कह देते हैं न्यूरॉन्स, राइट। और न्यूरॉन्स के पास कोई सेंट्रोमियर नहीं होता, नो सेंट्रोमियर, देयरफॉर नो डिवीजन। और ट्यूमर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, राइट। तभी तो मास बनेगा यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तभी तो यहाँ पे मास बनेगा, राइट, मास या ट्यूमर बनेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ न्यूरॉन्स आपके सेंट्रोमियर ही नहीं है, नो डिवीजन, तो इसका मतलब जो ब्रेन ट्यूमर होता है दैट इज नॉट ड्यू टू न्यूरॉन्स, नॉट ड्यू टू, राइट, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। जैसे मैंने कह दिया न्यूरॉन है, यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर नहीं है, नो सेंट्रोमियर। लेकिन इस न्यूरॉन के कुछ सपोर्टिंग सेल आप देख सकते हो, जैसे ये स्वान सेल है, इनका तो कैंसर हो सकता है, राइट, दिस इज सपोर्टिंग सेल, राइट, हम लोग कह देते हैं ग्लायल सेल्स। ये डिवाइड कर सकती है, तो ये डिवाइड करेगी तो पेशेंट में स्वानोमा हो सकता है, राइट, स्वान सेल्स का डिवीजन होगा, तो हम लोग क्या कह देते हैं, इट कैन लीड टू स्वानोमा, ओके। तो नर्व सेल तो आप लोग समझते हो, नर्वस सिस्टम में केवल नर्व सेल की बात करते हैं मेनली। यहाँ पे हम लोग सपोर्टिंग सेल की मेनली बात करेंगे, नर्व सेल की कम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ सपोर्टिंग सेल्स हैं, राइट, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, हम लोग कह देते हैं ग्लायल सेल्स, राइट। दे कैन डिवाइड, दीज कैन डिवाइड, और अगर ये डिवाइड करेंगे, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए इनका, अनकंट्रोल डिवीजन, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नोन एज ग्लायोमा, राइट। यही आपके हो गए एक तरीके से मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। अब सपोर्टिंग सेल के अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ मेनिंजीज हैं, ब्रेन की कवरिंग है, तो ब्रेन को जरूर सपोर्ट कर रहे हैं वो, लेकिन न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल नहीं है वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ले लो, राइट, वहां पे भी आपके पास नॉन नर्वस टिश्यू है, उससे भी एराइज हो सकते हैं ट्यूमर्स। तो जो सपोर्टिंग सेल हैं, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, मेनली स्वान सेल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गए, तो ये चार सेल्स आप लोग देख पा रहे हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, इपेंडाइमल सेल्स। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, राइट, और ये सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, इन्हीं का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो गया, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो स्वान सेल्स जो माइलिन शीथ्स बनाते हैं, राइट, माइलिन शीथ, तभी तो माइलिनेटेड न्यूरॉन बनता है, अभी पिछला डायग्राम यही था। इनका कैंसर हो जाए तो हम लोग कह देते हैं स्वानोमा। तो डिफरेंट जगह पे जहाँ पे स्वान सेल्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करेंगे, उसको हम लोग कह देंगे वहां का स्वानोमा है। माइक्रोग्लियल सेल्स, इनसे कोई कैंसर नहीं होता, ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, राइट, एक तरीके से ब्रेन के प्रोटेक्टर हैं, मैक्रोफेजेस हैं। एस्ट्रोसाइट्स हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ताकि कोई टॉक्सिन ब्लड में हो तो ब्रेन उससे बच जाए। इपेंडाइमल सेल्स वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं, और ये माइलिन शीथ नर्व कंडक्शन को और फास्ट कर देता है, ओके। काफी सिंपल है, और इसको डिटेल में लेके चलते हैं। दीज आर योर ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स में कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है,
कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग देख पा रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स हैं, राइट। इसमें भी एस्ट्रोसाइट्स आप लोग देख पा रहे हो। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, राइट, सबसे ज्यादा इन्हीं से कैंसर होता है और ये बनाते हैं फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे मान लो मैंने कह दिया कोई पेशेंट जहर खा ले, तो अब सारा का सारा जहर अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो बड़ी गलत बात है। ओके, तो जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, राइट, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं करते, तो पूरी बॉडी अफेक्टेड हो सकती है, ब्रेन अक्सर बच जाता है। तो एस्ट्रोसाइट्स आपके ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, फालतू चीजें ब्रेन तक ना जा पाए। वैसे भी ब्रेन बहुत थोड़ा सा होता है, फालतू चीजें जाएंगी तो ब्रेन डैमेज होगा। इसी तरीके से आपके ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ से नर्व कंडक्शन फास्ट और बेटर होता है, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यही काम स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इपेंडाइमल सेल्स। डायग्राम में भी आप लोग देख पा रहे हो, इपेंडाइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन की कैविटी होती है, उसको लाइन करते हैं। दे प्रोवाइड लाइनिंग टू वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स। ओके, इन्हीं के अंदर सीएसएफ भरा होता है और ये सीएसएफ बनाते भी हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग कहेंगे पेशेंट के पास और क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, लेकिन माइक्रोग्लियल सेल से कैंसर नहीं होता। ओके, तो मेनली यहाँ पे इनका कैंसर होगा एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोमा, इपेंडाइमोमा। तो तीन टाइप की सेल्स यहाँ पे पर्टिकुलरली करा रही हैं। अभी भी हम लोग वी आर लेफ्ट विद क्या, वी आर लेफ्ट विद मेनिंजीज। तो मेनिंजीज में जो एरेक्नॉइड मैटर होता है उससे भी कैंसर होता है, तो हम लोग मेनिंजियोमा कहते हैं। लेकिन मेनिंजीज आपके ग्लायल सेल्स में नहीं आते, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेन ट्यूमर की बात करूँ तो कुछ ब्रेन के सपोर्टिंग सेल से आ सकते हैं, राइट, कुछ और जगहों से आ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने चैट सेक्शन में बताया था, कहीं और का कैंसर कहीं और आ जाए, जैसे लंग कैंसर ब्रेन तक आ जाए, तो हम लोग इसी को कह देते हैं स्प्रेड कर गया, नोन एज मेटास्टेसिस। जब किसी कैंसर की मेटास्टेसिस हो जाती है, इसका मतलब वो एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया। वहां पे मान लो मैंने कह दिया लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया, लेकिन जो ब्रेन तक पहुंच गया है उसको कहाँ पे रिमूव कर पाओगे? तो इसीलिए कहते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो मेटास्टेसिस होता है। अब इसको ट्रीट करना, क्योर करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर कहीं है, मेटास्टेसिस कहीं और है, राइट। और कितना भी अगर मैं कहूँ कीमो और रेडियो चला लो, राइट, माइक्रो मेटास्टेसिस को ट्रीट करना शायद ना पॉसिबल हो। इसीलिए सर्वाइवल रेट जब मेटास्टेसिस हो जाता है, एडवांस स्टेज ट्यूमर हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल ही बचता है ज्यादातर ट्यूमर्स का। तो यहाँ पे ग्लायल सेल्स के ट्यूमर हो गए और नॉन ग्लायल सेल्स के हो गए, राइट। जैसे पिट्यूटरी का हो गया, पीनियल का हो गया, मेनिंजीज का हो गया। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ब्रेन ट्यूमर्स के, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे सिंपल बता रहा हूँ। ग्लायल सेल्स में मैंने ले लिया एस्ट्रोसाइटोमा, राइट, कितना सिंपल हो गया। मैंने ले लिया ओलिगोडेंड्रोमा, मैंने ले लिया यहाँ पे इपेंडाइमोमा। अब ये मत सोचो कि केवल इतने ही सेल होंगे, और भी होंगे। ओके, और भी ट्यूमर्स होंगे, लेकिन वन बाय वन देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेट ना करो। ग्लायल सेल्स हो गए, नॉन ग्लायल सेल्स जैसे मान लो मैंने कह दिया पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, मेनिंजीज का हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ मेनिंजियोमा कॉमन है काफी। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, राइट, अभी मैं यहाँ पे केवल पिट्यूटरी ट्यूमर लिख ले रहा हूँ। इसी तरीके से पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया। ये सारे सेल्स तो आपको एडल्ट लाइफ में दिखते हैं। कुछ प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, राइट, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं, मोस्टली वो रिग्रेस करके खत्म हो जाते हैं। कुछ लोगों में बचे होते हैं या कुछ वेस्टिजियल तरीके से बचे होते हैं, आगे चल के उनमें मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है और उनसे भी कैंसर हो सकता है। जैसे अभी मैं क्रेनियोफेरिंजियोमा डिस्कस करूंगा, राइट। तो ये कुछ आपके मेन मेन ब्रेन ट्यूमर्स हो गए जो कि पर्टिकुलरली ग्लायल सेल से निकलते हैं, और कुछ और सेल से निकलते हैं तो नहीं होते, लेकिन न्यूरॉन भी नहीं होते, जैसे आपके
मेनिंजियोमा हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्लैंडुलर टिश्यूज से निकल रहा है, पीनियल ग्लैंड के ग्लैंड वाली सेल से निकल रहा है, तो हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस शुड बी एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट कराओ या प्लेन कराओ, एमआरआई ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक आपको मास दिख रहा है, राइट। यहाँ पे किसी और कलर से अगर मैं इसको शो कर दूं तो ज्यादा दिखेगा, राइट। दिस इज मास, और प्रोबेबली ये मास मेनिंजीज से निकल रहा है, मास अराइजिंग फ्रॉम मेनिंजीज, राइट। तो मैं इसको मिड लाइन मास है तो मैं इसको मेनिंजियोमा, असली डायग्नोसिस बायोप्सी के बाद पता चलेगी, राइट। लेकिन मोटे तौर पे यहाँ पे मेनिंजियोमा इसको कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एमआरआई कराया। ओके, और यहाँ पे आपको एक ये लीजन दिख रहा है जिसको आप मान के चल रहे हो कि मेनिंजियोमा हो सकता है। बायोप्सी करा के देखोगे तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी। ओके, बात हो रही है ब्रेन ट्यूमर की। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन में हम लोग क्या कह देते हैं, मेनिंजीज। तो मेनिंजीज आपकी तीन होती हैं, आप लोगों को पता है, आउटर इज ड्यूरा मैटर, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर, फिर उसके बाद आपके पास पाया मैटर है। तो ये आपके मेनिंजीज हैं, इनका अगर ट्यूमर होगा ज्यादातर किससे अराइज करता है, एरेक्नॉइड मैटर से। इनका ट्यूमर होगा तो हम लोग मोटा मोटा कह देते हैं इसी को मेनिंजियोमा। ओके, जो ट्यूमर मेनिंजियोमा होता है ज्यादातर सुपरफिशियल एरियाज में होते हैं, अब वो कहीं पे भी सकते हैं, राइट, सल्कस वगैरह में भी। इनको रिमूव करना आसान होता है तो सर्जिकल एक्सिजन इज पॉसिबल, इसीलिए इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैं सीएसएफ फ्लो को दिखा रहा हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, राइट। फ्लो कहाँ करता है, इन वेंट्रिकल्स, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कोई ट्यूमर है जो इसके फ्लो को रोक दे रहा है, मान लो मैंने कह दिया यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पे ट्यूमर है, राइट, ट्यूमर इन फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये ट्यूमर्स ज्यादा खतरनाक होते हैं जो सीएसएफ फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। सीएसएफ फ्लो को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ट्यूमर्स तो प्रॉब्लम क्या होती है, सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हम लोग कह देते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जानलेवा हो सकता है। ब्रेन का हर्निएशन हो सकता है, सुप्रा टेंटोरियल कंटेंट्स टेंटोरियम के नीचे आ सकते हैं इंफ्रा टेंटोरियल एरिया में, राइट। और पेशेंट में हो सकता है सडन डेथ हो जाए ड्यू टू रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो ये सीएसएफ का जो फ्लो है ये बना रहना चाहिए। कोई ट्यूमर यहाँ पे है, मेनिंजियोमा है, सीएसएफ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, बट मैंने कह दिया किसी को इपेंडाइमोमा है जो कि वेंट्रिकल की कैविटी में ही प्रेजेंट है, राइट। लाइनिंग जो होती है वो इपेंडाइमल सेल्स की होती है, इट इज वेरी डेंजरस। ओके, बहुत ज्यादा पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा। इपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, जो ये आपका सीएसएफ है, ये सीएसएफ है, इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो आपकी कौन बनाती हैं, इपेंडाइमल सेल्स। तो सीएसएफ इन वेंट्रिकल्स, राइट, दिस इज लाइंड बाय इपेंडाइमल सेल्स, तो ये भी आपके क्या हो गए, सपोर्टिंग सेल्स हो गए। यहाँ पे आप लोग सीएसएफ का फ्लो देख पा रहे हो, राइट, किस तरीके से फ्लो करता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ किसी भी लेवल पे अगर इन वेंट्रिकल्स में किसी ट्यूमर ने फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो ये ट्यूमर्स आपके क्या होते हैं, बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं, राइट। और जाहिर सी बात है अगर ये कहीं पे इस कैविटी के आसपास होंगे तो शायद इनको रिमूव करना भी बड़ा मुश्किल हो, राइट। दे कैरी यूजली दे कैरी पुअर प्रोग्नोसिस। तो इतना ज्ञान देने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं ट्यूमर्स ऑफ सीएनएस। तो कहाँ से आ सकते हैं, ब्रेन से आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से आ सकता है। और अगर मैं पेरिफेरल ट्यूमर्स की बात करूं, राइट, ब्रेन ट्यूमर में सीएनएस के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी आ सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको स्वान सेल बताया था, और स्वान सेल से जो ट्यूमर आता है उसी को हम लोग कह देते हैं स्वानोमा। सीएनएस से मैंने आपको बता दिया, जैसे एस्ट्रोसाइटोमा, ओलाइगोडेंड्रोमा, राइट। इसके अलावा इपेंडाइमोमा, ओके, इपेंडाइमोमा। इसके अलावा मेनिंजियोमा, राइट। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पीनियल ट्यूमर्स,
पीनियल ग्लैंड का। बात करेंगे एक और ट्यूमर जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा, राइट। इसी से मिलता जुलता एक और प्रिमिटिव सेल का ट्यूमर है, मेडुलोब्लास्टोमा। ओके, तो कुछ और मैंने ट्यूमर्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं क्योंकि कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स भी होते हैं, राइट। वो भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ अमाउंट में आगे चल के, और अगर उनमें मैलिग्नेंट चेंज हो जाए तो हम लोग क्या कह देते हैं, ये भी आपके ट्यूमर करा सकते हैं। और अगर ये इधर उधर इन्वेड कर लें तो हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गए, और ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आप टेक्स्ट में देख सकते हो, मेटास्टैटिक ट्यूमर हो सकता है, प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है। प्राइमरी ट्यूमर कहाँ से एराइज करेगा, सपोर्टिंग टिश्यूज से एराइज करेगा, राइट। हम लोग कह देते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग सेल से, और इन्हीं सपोर्टिंग सेल्स का हम लोगों ने नाम लिया है। यहाँ पे कुछ ट्यूमर्स और हो सकते हैं जो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, जो प्रिमिटिव सेल से आ सकते हैं, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा हो गया, क्रेनियोफेरिंजियोमा हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा हो गया, राइट। और ज्यादातर ये ट्यूमर्स आपके बच्चों में होंगे। तो ट्यूमर बच्चों में कम होता है, जैसे कैंसर बड़ों की चीज है। लेकिन अगर मैं ब्रेन कैंसर की बात करूं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, राइट। तो बहुत सारे ब्रेन कैंसर होते हैं जो बच्चों में बहुत कॉमन है, राइट, वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, राइट। चाइल्डहुड एज ग्रुप की डिसीज है, वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, राइट। बहुत रेयर है कि कोई ट्यूमर बच्चों में ज्यादा हो। तो जो ब्रेन कैंसर होते हैं बच्चों में भी काफी कॉमन होते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों में कौन से कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, राइट। अगर ये सोचो ब्रेन कैंसर सबसे कॉमन है तो नहीं, ब्लड कैंसर फॉलोड बाय ब्रेन कैंसर। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया है, राइट। तो जो सपोर्टिंग सेल्स होंगे या प्रिमिटिव सेल्स होंगे उनसे ही कैंसर एराइज होगा। अब यहाँ पे लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स का क्लासिफिकेशन, ओके। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, पहला ट्यूमर्स ऑफ माइक्रोग्लिया, इसी तरीके से ट्यूमर्स ऑफ न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स ये नहीं होंगे जो प्रिमिटिव होंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ के वो वाले। इसी तरीके से ट्यूमर्स ऑफ आपके पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स, अगेन प्रिमिटिव, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। मेनिंजीज से निकल आए मेनिंजियोमा, नर्व शीथ से आ गए स्वानोमा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ क्रेनियोफेरिंजियोमा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनको अगर अच्छे से क्लासिफाई किया जाए तो मैं कह दूंगा यहाँ पे ग्लायल सेल से जितने भी आ रहे हैं सबको मैं कह दूंगा ग्लायोमास। और अब तुम लोगों को ग्लायल सेल्स का आइडिया है कि क्या क्या ग्लायल सेल्स होते हैं। तो ए बी सी करके मैं सिंपली बता के आगे चलना चाहूंगा, जैसे एस्ट्रोसाइटोमा, जैसे ओलाइगोडेंड्रोमा, राइट। जैसे तीसरा आपका क्या हो गया, इपेंडाइमोमा, इपेंडाइमोमा, राइट। यहीं से कुछ कोरोइड प्लेक्सेस बन जाते हैं जो सीएसएफ बनाते हैं, तो कोरोइड प्लेक्सेस ट्यूमर भी हो सकते हैं, ओके। ये ग्लायल सेल्स के हो गए। इसके अलावा मोटी मोटी अगर बात किया जाए तो कुछ यहाँ पे आपके और भी सेल्स होते हैं, राइट। मैं कहूँगा प्रिमिटिव सेल से, प्रिमिटिव सेल्स जो पहले हुआ करते थे। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास क्रेनियोफेरिंजियोमा, क्रेनियोफेरिंजियोमा, राइट, क्रेनियोफेरिंजियोमा। यहीं पे मैं मेडुलोब्लास्टोमा भी ऐड कर दे रहा हूँ। खैर मेडुलोब्लास्टोमा का एग्जैक्ट जो सेल होता है, राइट, वो डिफाइन नहीं होता, मेडुलोब्लास्टोमा, राइट। ये दो ट्यूमर हो गए और दोनों ही ज्यादातर बच्चों में होंगे। इसी तरीके से मेनिंजीज से एराइज होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे, मेनिंजियोमा, राइट। मेनिंजीज से एराइज होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे, मेनिंजियोमा, मेनिंजीज, ओके, मेनिंजियोमा, राइट। मैं कह रहा हूँ इनको ट्रीट करना इजी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू से होगा, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स।
इसी तरीके से आपके स्वान सेल से हो सकता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। स्वान सेल से हो गया तो स्वानोमा, इनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा, तुम लोग शायद ही आगे चल के कभी पढ़ो। स्वानोमा, राइट। एग्जाम्पल एकॉस्टिक न्यूरोमा, 8 क्रेनियल नर्व का ट्यूमर है एकॉस्टिक न्यूरोमा। तो इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करना। यहाँ पे मोर और लेस मैंने सबको इंक्लूड कर दिया है जो आपके लेवल से या किसी भी लेवल से रेलेवेंट हो। भाई एक ग्लायल सेल के हो गए, प्रिमिटिव सेल के हो गए, मेनिंजीज के हो गए, ग्लैंड्स के हो गए, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन कराते हैं स्वान सेल उनके हो गए। दैट्स इट, इतना क्लासिफिकेशन के नाम पे बहुत है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ड्यूरा मैटर होता है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे राइट टेंटोरियम बन जाता है, ड्यूरा मैटर सेरिबेलम के ऊपर एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर। इससे कुछ स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर होते हैं, कुछ इसके नीचे होते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टेंटोरियम, टेंटोरियम, ओके। तो जो बच्चों के कैंसर होते हैं वो ज्यादातर इसके नीचे होते हैं, राइट। टेंटोरियम आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग कहेंगे इंफ्रा टेंटोरियल ट्यूमर्स, राइट। ज्यादातर ये किसमें होंगे, चिल्ड्रेन में, हो किसी में भी सकते हैं। और ये आपके टेंटोरियम के ऊपर हम लोग कह देते हैं सुप्रा टेंटोरियल, ये ज्यादातर एडल्ट्स में होते हैं, ओके। टेंटोरियम क्या है, जो ड्यूरा मैटर है वो अंदर की तरफ चली गई है। तो इंफ्रा टेंटोरियल कंटेंट्स क्या हो गए, इंफ्रा टेंटोरियल कंटेंट्स में जैसे सेरिबेलम हो गया, राइट, जैसे आपका ब्रेन स्टेम हो गया, राइट, पॉन्स और मेडुला ब्रेन स्टेम, राइट। इसी में फोर्थ वेंट्रिकल आ जाती है, राइट। फोर्थ वेंट्रिकल से भी काफी ट्यूमर से राइज हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी देखना होता है कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है, टेंटोरियम के ऊपर है कि टेंटोरियम के नीचे है, ओके। अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा सा ट्यूमर आ गया, तो हो सकता है ये ट्यूमर धीरे धीरे टेंटोरियम को तोड़ के नीचे आ जाए। जब ये ब्रेन स्टेम के पास आएगा तो मैं कहूंगा इसका इंफ्रा टेंटोरियल हर्निएशन हो गया, अगर इसको तोड़ के आ गया। जैसे जैसे ट्यूमर ब्रेन स्टेम की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। पेशेंट में इन सारे सेंटर्स के कंप्रेशन के होने की वजह से डेथ हो सकती है, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ट्यूमर इतना बड़ा ना हो जाए कि हर्निएट करके नीचे आ जाए, ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करने लगे। तो मेरे ख्याल से टेंटोरियम क्या होता है, सुप्रा टेंटोरियल स्ट्रक्चर में मेनली सेरिब्रम है, इंफ्रा टेंटोरियल में आपके पास सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, मतलब आपके पास मिड ब्रेन, सॉरी, हाँ, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला और फोर्थ वेंट्रिकल है, ओके। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ये नहीं कि किसी को हेडेक हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, बहुत सारे एसोसिएटेड चीजें हो सकती हैं। ब्रेन के डिफरेंट एरियाज डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एक ब्रेन बनाऊं किसी का, राइट, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये फ्रंटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब मूड वगैरह को, मूड चेंजेस वगैरह को मैनेज करता है, मूड चेंजेस, ओके, इससे रिलेटेड है। और ये ऑसिपिटल लोब है, ये विजन से रिलेटेड है। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर है कहाँ। जैसे मैंने कह दिया टेम्पोरल लोब का ट्यूमर है, तो वो हो सकता है स्पीच से रिलेटेड हो। तो जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ब्रेन ट्यूमर के, वो इससे नहीं आते कितने बड़े छोटे हैं, उससे तो आ ही सकते हैं, किस एरिया का ट्यूमर है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्लिनिकल फीचर में अगर मान लो मैंने कह दिया ब्रेन ट्यूमर हो गया और इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज हो रहा है, सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट में हेडेक तो होना ही है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीजर हो सकता है, राइट। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, फोर्सफुल वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जो वॉमिटिंग सेंटर है वो भी स्टिमुलेट हो सकता है, राइट। इसके अलावा पेशेंट में हो सकता है हियरिंग लॉस राइट, हियरिंग लॉस हो सकता है पेशेंट में विजन चली गई विजन लॉस हो सकता है पेशेंट में स्पीच लॉस हो सकता है पेशेंट कोमा में चला गया हो, अनकॉन्शियस हो गया हो, या हो सकता है ऊपर चला गया हो, ओके।
तो ब्रेन ट्यूमर्स के जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अच्छा यहाँ पे जो हेडेक होता है, जब हेड का मूवमेंट होगा तो हेडेक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ट्यूमर भी हिलेगा, राइट। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। तो हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, मूड चेंजेस किस में होंगे? फ्रंटल लोब वाले में। स्पीच किस में होंगे? टेम्पोरल वाले में। सीजर कॉर्टेक्स जहाँ इन्वॉल्व होगा। कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस अफेक्टेड हो सकता है, राइट। मान लो मैंने कह दिया किसी को मेनिंजियोमा हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को प्रेस कर रहा है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या ही काम करेगा। हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खासकर कब? जब ये ट्यूमर कहाँ का हो, हियरिंग कहाँ से रिलेटेड है? हियरिंग भी आपका, आई थिंक हियरिंग आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। अगर ऑडिटरी कॉर्टेक्स को आप होमनकुलस के उस पे देखो, जितना मुझे एनाटमी आती है, तो एरिया नंबर 41 42 से रिलेटेड है, ओके। तो इस तरीके से जहाँ का ट्यूमर होगा वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स वहाँ से रिलेटेड होंगे। सीजर हो गया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कंफ्यूजन, कोमा, हो सकता है स्लीप डिस्टरबेंसेस हो, हियरिंग लॉस हो, राइट, विजन वगैरह लॉस हो, तो ये भी आप लोग बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। ये नहीं कि ट्यूमर आपका ऑसिपिटल लोब में है, आप कह दो स्पीच चली जाएगी। जहाँ पे ट्यूमर होगा वहां से रिलेटेड कोई ना कोई एरिया होगा। तो यहीं पे हम लोग एरिया नंबर्स भी बना लेते हैं, ओके, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चीजें कंट्रोल करता है। तो जिस एरिया के पास का ट्यूमर होगा वहां से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ग्लायोमास होते हैं। कितनी बार बताऊं ग्लायोमास? एस्ट्रोसाइट से निकल गया तो एस्ट्रोसाइटोमा। और जो एस्ट्रोसाइटोमा सबसे हाई ग्रेड का होता है, राइट, जिसमें बचने के चांसेस सबसे कम होते हैं, उन्हीं को हम लोग कह देते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, GBM। तो एस्ट्रोसाइटोमा अगर हाई ग्रेड का हो गया, एस्ट्रोसाइटोमा हाई ग्रेड का, राइट, तो हम लोग उसी को कह देते हैं GBM। दिस कैरीज वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, मतलब ये एडवांस कैंसर हो रखा है, राइट। तो एस्ट्रोसाइटोमा में भी और ज्यादा एडवांस कैंसर को हम लोग ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं। अभी देखेंगे, हिस्टोलॉजी भी देखेंगे, पैथोलॉजी भी देखेंगे, ओके। ट्रीटमेंट भी देखेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट से हो गया ओलिगोडेंड्रायोमा, इपेंडाइमा से हो गया इपेंडाइमोमा। इपेंडाइमा के ही कुछ मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, कोरोइड प्लेक्सेस। कोरोइड प्लेक्सेस क्या करते हैं? यही आपके इपेंडाइमा में होते हैं, और यही CSF का प्रोडक्शन कराते हैं। खुद ही सोचो, अगर इन्हीं का ट्यूमर हो गया तो CSF कितना प्रोड्यूस होगा? जितना ज्यादा CSF प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा पेशेंट में इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ओके। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ग्लायोमास के भी आपके डिफरेंट ग्रेड्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया एस्ट्रोसाइटोमा है, तो हो सकता है बहुत हाई ग्रेड का ट्यूमर हो और हम लोग कहते हैं कि ये GBM है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, यहाँ पे पेशेंट की शहीद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंट ट्यूमर्स हैं। अभी तक जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया सब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले यहाँ पे ग्लायोमास को मैं दिखा देता हूँ। ग्लायोमा मतलब सपोर्टिंग सेल के, तो ये हो गया इपेंडाइमोमा, हो गया एस्ट्रोसाइटोमा, हो गया, ओके। और एक और यहाँ पे, हाँ राइट, इपेंडाइमोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोमा नहीं दिखाया है इन्होंने, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ गए हो। पीनियल ग्लैंड का है पीनियलोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड का है पिट्यूटरी एडिनोमा। मैं तुम लोगों को एक ट्यूमर बता रहा था, एकॉस्टिक न्यूरोमा, बार बार मैं कह रहा हूँ स्वान सेल को मत भूल जाना। स्वान सेल का ट्यूमर है, राइट। और स्वान सेल में जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, जिसको हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर कहते हैं, वो इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में जब रहती है तो वहां का ट्यूमर है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? स्वानोमा भी एक आ गया, ओके।